Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. चलिए आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस सेशन रिकॉल करवा रहा हूँ। एज यू ऑल नो कि रिसेंटली हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डोमिनेटिंग टॉपिक कवर करा इस चैप्टर का, दैट वाज हाइब्रिडाइजेशन। एंड आई होप आप सब लोगों को हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। एंड टिल नाउ यू मे बी कंप्लीटली अवेयर अबाउट द फैक्ट कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगाई जाती है। एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन कौन सी अंडरगो करेगा, ये किस चीज पर डिपेंड करता है। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने डिस्कस करी थी। इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज in order to redistribute their energies and form new orbitals of equal energy, shape, size and symmetry. अगर एक एटम है, उसके कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं किसी दूसरे एटम के साथ, कुछ बॉन्ड्स बनाना चाहते हैं, तो उस एटम की ये कोशिश रहती है कि वो जितने भी बॉन्ड्स बना रहा है ना सराउंडिंग एलिमेंट के साथ, वो सारे बॉन्ड्स एनर्जेटिकली एक जैसे, वो ऐसा ना हो कि उसमें से कोई बॉन्ड्स वीक हो, कोई स्ट्रांग हो, कोई लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट हो। अगर हम चाहते हैं कि सारे बॉन्ड्स एक सेंट्रल एटम के आसपास एक जैसी लेंथ, एक जैसी शेप, साइज, सिमेट्री के बने, तो उस सेंट्रल एटम को अपने सारे ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करके एक जैसा बनाना। जैसे यू नो कि मीथेन में कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है, तो वो चारों बॉन्ड एक जैसे ही होने चाहिए, और वो एक जैसे तभी होंगे जब जिन ऑर्बिटल्स ने वो बॉन्ड बनाया वो ऑर्बिटल्स एक जैसे। तो हाइब्रिडाइजेशन सिमेट्री अटेन करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी अटेन करने के लिए करी जाती है। एक सेंट्रल एटम जितने भी बॉन्ड बनाए वो सारे एक जैसे बन सके, एक यूनिफॉर्म पैटर्न अटेन हो सके, और यूनिफॉर्मिटी से ही स्टेबिलिटी आती है, तो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी के लिए करी जाती है हाइब्रिडाइजेशन। आपके सिलेबस में हाइब्रिडाइजेशन sp2 से लेके sp3d3 तक की हाइब्रिडाइजेशन आपके सिलेबस में है। और भी हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, जो कुछ नई हाइब्रिडाइजेशन आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको sp करवाई थी, फिर sp2 करी थी हमने डिस्कस, देन sp3, देन sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। आई होप आपको याद होगा ये सब। हमने सबसे पहले तो एल्केन्स और एल्काइंस की हाइब्रिडाइजेशन लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, और हमने ये कंक्लूड करा था कि जितने भी एल्केन्स होते हैं, इन एवरी एल्केन द कार्बन एटम इज सिंगली बॉन्डेड, तो इन ऑल एल्केन्स द कार्बन एटम इज ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आपके कोई मॉलिक्यूल अगर आपके सामने फार्मूला लिख दिया जाए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो जस्ट बाय सीइंग द फार्मूला यू कैन एनालाइज कि वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या sp3 या sp। आपको बस ये देखना है कि वो कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है या डबल या ट्रिपल। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको PCl5, XeF4, XeF6, BrF5 डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में करे। लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोट करी, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमने अब तक जितने भी एग्जांपल्स करे ना हाइब्रिडाइजेशन के, वो सब ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए करे जिनमें 2 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। ओनली 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स वर इन्वॉल्वड इन ईच ऑफ दोस मॉलिक्यूल। जैसे मैंने आपको PCl5 करवाया, या XeF4 करवाया, या हमने XeF6 करा था। इन सब में दो तरह के तो एलिमेंट हैं, एक जेनॉन है, फ्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे जेनॉन फ्लोरीन, यहाँ पे फास्फोरस क्लोरीन, या वाटर ले लीजिए, हमने वाटर भी करा था, अमोनिया भी करा था। इन सब में 2 ही तरह के तो एलिमेंट हैं। लेकिन मल्टी एटॉमिक सिस्टम्स भी तो होते हैं, ऐसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल भी तो होती हैं जिनमें 2 से ज्यादा तरह के एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। उनकी हाइब्रिडाइजेशन अगर आ जाए तो कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल XeO2F2, आप देखिए यहाँ तो 3 तरह के एलिमेंट है। अब इसमें कैसे डिसाइड करा जाएगा कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसको करने का पैटर्न क्या होगा, आज की क्लास में हम वो सीखेंगे। सो आज की क्लास में हम 2 तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं। एक तो मल्टी एटॉमिक सिस्टम, जिसमें बहुत सारे 2 से ज्यादा टाइप के एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरा द चार्ज्ड स्पीशीज। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कुछ चार्ज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल CO3 2-। अब कोई आपसे पूछ ले इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हमने जितने भी लास्ट क्लास में करे थे वो सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स डिस्कस करें। चार्ज्ड स्पीशीज की हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगा जाते हैं, आज हम वो भी करें। ठीक है। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट करवाया था ना, आपने जितने भी एग्जांपल्स करे थे सब में क्या करते थे, हम सेंट्रल एटम की पहले ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करते थे, फिर ग्राउंड स्टेट के बाद एक्साइटेड स्टेट आएगी या नहीं आएगी, ये किस चीज पे डिपेंड करता था, बताओ अनुरिमा। कैसे पता चलता था कि वेदर द एक्साइटेड स्टेट वुड बी अचीव्ड और नॉट? एग्जैक्टली, हमें यह देखना होता था कि एक एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाने जा रहा है। अगर जितने बॉन्ड वो बना रहे उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमें कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं करनी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को बॉन्ड बनानी है 4 और उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बस 2, तो फिर हमें 2 और अनपेयर्ड डेवलप करनी पड़ेगी।
क्योंकि जितने बॉन्ड बनते हैं उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होते। जैसे अमोनिया था, अमोनिया में 3 बॉन्ड बना रहा था नाइट्रोजन, लेकिन उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, तो हमने कोई एक्साइटेड स्टेट करी भी नहीं। ठीक है, तो पहले ग्राउंड स्टेट बनाई जाती है, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट आएगी या नहीं आएगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं ना एलिमेंट के पास। और एक्साइटेड स्टेट के बाद जितने भी ऑर्बिटल्स जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं, वो सब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक जैसा बन जाते हैं। और जब एक जैसे ऑर्बिटल्स बन जाते हैं तो वो सब मैक्सिमम ज्योमेट्री में अरेंज्ड होते हैं, और मैक्सिमम ज्योमेट्री में अरेंज्ड होने के बाद फिर सराउंडिंग एलिमेंट आके उनसे ओवरलैप। जैसे कार्बन ने अपने sp3 के 4 ऑर्बिटल्स को पहले टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अलाइन कर लिया, उसके बाद हाइड्रोजन आया और एक एक ओवरलैप कर। ठीक है, तो ये जो मैंने मेथड करवाया था ना पिछली बार, जितने भी एग्जांपल्स आपने करे थे, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट, इस मेथड को बोलते हैं एक्सपैंडेड मेथड या इलैबोरेटेड मेथड। ये हमने पूरा डिटेल में पहले ग्राउंड स्टेट बनाई, फिर एक्साइटेड स्टेट, इसे एक्सपैंडेड मेथड। लेकिन एक और मेथड होता है विच इज नोन एज अ शॉर्टकट टू हाइब्रिडाइजेशन। आज हम हाइब्रिडाइजेशन का एक शॉर्टकट करेंगे। ये जितने भी मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं, ये एक्सपैंडेड मेथड से नहीं पता लगते। इनके लिए, इनकी हाइब्रिडाइजेशन पता लगाने के लिए आप ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। इनकी हाइब्रिडाइजेशन पता लगाने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा विच इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला। तो आज की क्लास में मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला करवाने जा रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे, और कुछ पुराने मॉलिक्यूल्स पे भी अप्लाई करेंगे उसे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और बहुत सारे नए मॉलिक्यूल्स पे भी उस हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूले को अप्लाई। ठीक है, सो हेडिंग डालिए हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला। आज की क्लास का पहला टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूले को H फॉर्मूला भी कहा जाता है, H फॉर्मूला। फर्स्ट यू नोट डाउन दिस फॉर्मूला। पहले आप लोग फॉर्मूला नोट कर लो, फिर इसको यूज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। हाफ into number of valence electrons over the central atom, half into number of valence electrons over the central atom plus number of surrounding monovalent atoms, number of surrounding monovalent atoms plus minus charge, So this is the formula of hybridization. Half into number of valence electrons over the central atom plus number of surrounding monovalent atoms plus minus charge. फॉर्मूला नोट करिए पहले, और नोट करके मुझे बताइए, उसके बाद मैं आपको इसे यूज करना बताता हूं। नोटेड एवरीबॉडी? अब देखिए, इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले इस फॉर्मूले के साथ साथ एक टेबल भी आपको याद करना पड़ेगा। एक ऐसा टेबल जो ऑलमोस्ट आपको आता भी होगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन लास्ट क्लास में करी थी, उससे आपको काफी चीजें याद हो गई होंगी। ध्यान से देखिएगा, नोट नहीं करें। देखिए, जब आप इस हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूले को सॉल्व करोगे ना, तो इस हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूले को जो रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर वैल्यू आएगी 2 से लेके 7 तक के बीच की कोई। ठीक है, इस फॉर्मूले को सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा वो या तो आएगा 2, 3, 4, 5, 6 या 7। दैट्स अगर इन 5 नंबर, इन 5-6 डिजिट्स के अलावा कोई और वैल्यू आ रही है तो आप समझ लीजिए आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आ सकती, नेगेटिव नहीं आ सकती, इट हैज टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम 2 to 7। ठीक है, 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा या 7। अब हर एक नंबर से आप क्या कंक्लूड करोगे वो मैं इस टेबल में बता रहा हूं, ध्यान से देखना। हाइब्रिडाइजेशन, ये है रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला, रिजल्ट ऑफ H फॉर्मूला, पहला कॉलम। फर्स्ट कॉलम इज फॉर रिजल्ट ऑफ H फॉर्मूला, सेकंड कॉलम इज हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड कॉलम इज ज्योमेट्री। देख लो पहले, बाद में नोट करना टेबल, पहले पूरा देख लीजिए।
अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड पे आपने ये H फॉर्मूला सॉल्व करा और उसका रिजल्ट आया 2, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। 2 मतलब 2 ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल, 2 हो गए ना ये, ठीक है। अच्छा, आप बता सकते हो जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती थी तो ज्योमेट्री कौन सी होती थी? अगर आपको ऐसे याद नहीं है ना तो आप एक बार फिर सोचो, ये कितने ऑर्बिटल है? दो चीजों के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? तो वो तो बताओ, ज्योमेट्री क्या होती थी? लीनियर। अगर 3 आता है तो एक ऑर्बिटल और बढ़ा दो इसमें, बताओ अगली क्या हो जाएगी हाइब्रिडेशन? sp2। एक एक बढ़ाते जाएंगे, तो बताओ ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रायगोनल प्लेनर, 120 डिग्री के एंगल पे एक ही प्लेन में, ट्रायगोनल प्लेनर। अगर मान लीजिए किसी फॉर्मूले को सॉल्व करके आता है 4, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। और sp3 के कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री वाज टेट्राहेड्रल। अब मैं अपने आप पूछूंगा, आप मत बोलिएगा। अगर वैल्यू आती है 5, सोनम आप बताइए, अगर वैल्यू आती है 5 तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? आकांक्षा, सुमित, आदित्य, कोई भी बताइए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? अखिला? Sir, SP3D. sp3d। sp4 मत कर देना, p में तो 4 होते हैं, नहीं 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। sp3d, ठीक है। और sp3d के कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल Bipyramidal. बायपिरामिडल। ऐसे ही एक एक बढ़ाते जाओ। अगर 6 आता है तो 6 के कॉरस्पॉन्डिंग sp3d2। अभिराज बताइए ज्योमेट्री क्या होती थी? स्क्वायर बायपिरामिडल। त्रिशा, स्क्वायर बायपिरामिडल का दूसरा नाम क्या होता था? ऑक्टाहेड्रल। एंड फाइनली अगर वैल्यू आती है 7, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3। और चेतना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री क्या होती थी? पेंटागोनल बायपिरामिडल। देखो, अब मैं आपको ना ये फॉर्मूला यूज करना तो सिखाऊंगा अभी, लेकिन ये आप समझ गए कि इस फॉर्मूले को जो रिजल्ट आएगा उससे आपको हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पता चल जाएगी, देखिए, है ना। अगर मान लीजिए 5 आया तो आप समझोगे sp3d आई है। ये टेबल नोट करिए सब लोग, एवरीबॉडी। नोट करके मुझे बता दीजिएगा। हर एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक हाइब्रिडाइजेशन और एक ज्योमेट्री फिक्स, वो कभी चेंज नहीं होती। करा नोट एवरीबॉडी? डन सर। ओके। आप देखिए,
अब मैं आपको ये फॉर्मूला यूज करना बताता हूं। पहले दो एग्जांपल्स तो हम ऐसे करेंगे जो हमने ऑलरेडी इलैबोरेटेड मेथड से कर रखे, कोई दो एग्जांपल वैसे ले ले। फिर उसके बाद कुछ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स और मल्टी एटॉमिक सिस्टम्स पे भी ट्राई करेंगे, लेकिन पहले आप अवेयर हो जाओ, आपको फॉर्मूला यूज करना आ जाए। इसलिए ऐसे दो मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करते हैं जो मॉलिक्यूल्स हम ऑलरेडी एक्सपेंडेड मेथड से कर चुके हैं। ठीक है, कोई से भी दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो बहुत पूछा जाता है, पहले भी हम उसके बारे में 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। लेट अस सॉल्व दिस फॉर्मूला ओवर PCl5। सपोज करो PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन हमें इस फॉर्मूले से निकालनी है। देखिएगा, नोट बाद में करना, पहले देखो। हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओवर द सेंट्रल एटम। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है? फास्फोरस। और फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का, फास्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट होता है, इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग मोनोवेलेंट एटम्स। फास्फोरस को सराउंड करने वाले कितने मोनोवेलेंट एटम्स दिख रहे हैं आपको? 5 प्लस माइनस चार्ज। क्या इस पूरे मॉलिक्यूल को कोई चार्ज दे रखा है? नहीं, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अगर कोई चार्ज होता तो हम अकॉर्डिंगली चार्ज ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 समझ में आया आपको। सराउंडिंग मोनोवेलेंट में 5 क्यों लिखा? क्योंकि 5 क्लोरीन सराउंड कर रहे हैं और 4 कोई है। तो दिस इज 10 डिवाइड बाय 2 बिकम्स 5। अब बताओ 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी? 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग sp3d हाइब्रिडाइजेशन थी टेबल में। और sp3d के कॉरेस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री क्या होती है? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। और आपके माइंड में अब तो एक इमेजिनेशन भी आ जाती होगी कि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है। एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पे 3 क्लोरीन डायरेक्टेड होंगे, जिन्हें हम बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और 2 क्लोरीन परपेंडिकुलरली अबव एंड बिलो द प्लेन होंगे, जिन्हें हम बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने आज हम शॉर्टकट कर रहे हैं। इसका दूसरा तरीका था कि आप फास्फोरस के पहले ग्राउंड स्टेट बनाते, फिर एक्साइटेड स्टेट बनाते, फिर हाइब्रिड स्टेट बनाते, वो तो हो ही जाता, लेकिन शॉर्टकट इज दिस। ठीक है, तो ये नोट करो। अच्छा, ये तो PCl5 की ज्योमेट्री हो गई। क्या PCl5 की शेप भी यही होगी? सब लोग बताइए, क्या शेप भी यही होगी? यस सर, सेम। क्योंकि इस मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर नहीं होता तो शेप एंड ज्योमेट्री रिमेन सेम। Okay, noted. Yes, sir. अगेन एक और ऐसा कंपाउंड करते हैं जो हम पहले भी एक्सपैंडेड मेथड से कर चुके हैं, और कुछ और नई चीज सीखते हैं इसके बारे में। देखिए, लेट अस कंसीडर SF4। अब देख लेना पहले। देखिए, हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड सल्फर। सल्फर ग्रुप 16 ऑक्सीजन के नीचे आता है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। नंबर ऑफ सराउंडिंग मोनोवेलेंट एटम्स 4। और चार्ज 0। चार्ज कुछ है ही नहीं, चार्ज 0 रहेगा। सो क्या वैल्यू आ रही है आगे? 5। अगेन 5 है, तो इट इंप्लाइज हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d and geometry is trigonal bipyramidal. लेकिन देखिए, अब ध्यान से सुनना। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला है, क्या इससे सिर्फ ज्योमेट्री ही पता चलती है या शेप भी पता चल जाती है? जब मैंने आपको जो टेबल करवाया उसमें तो मैंने सिर्फ ज्योमेट्रीज लिखवाई, क्या शेप भी पता चल जाएगी? तो शेप भी पता चल जाएगी। प्रोबेबली आपको VSEPR थ्योरी याद है। देखो, ये जो वैल्यू आती है ना, ये जो रिजल्ट आता है, ये क्या शो करता है? ये शो करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये आपने 6 इलेक्ट्रॉन इसके, 4 इलेक्ट्रॉन इसके ऐड करे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ पेयर हो गए।
सही है। तो बेसिकली ये जो रिजल्ट आ रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्लूडिंग बोथ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला केस है। लेकिन ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है टोटल, इसमें से आपको बॉन्ड बनते हुए कितने दिख रहे हैं? 4। तो आप समझ जाओ कि 4 अगर बॉन्ड पेयर है तो एक लोन पेयर होगा। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, यहां जो रिजल्ट आता है और यहां जो सराउंडिंग में आइटम्स होती हैं, इस रिजल्ट का और इस सराउंडिंग आइटम्स का जो डिफरेंस होता है ना, वो नंबर ऑफ लोन पेयर होता है। सही है, मतलब 5 - 4 बिकम्स 1, तो 1 लोन पेयर होगा। तो इसका मतलब हम इस डिफरेंस से ये पता चल जाएगा हमें कि इस SF4 में बॉन्ड पेयर है 4 और लोन पेयर है 1। सब में कैलकुलेट कर लोगे ये। यहाँ पे मान लीजिए आ रहा होता 6 और यहाँ पे वैल्यू दिख रही होती 4, तो हम 6 - 4 हम समझ जाते हैं कि 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आता है और यहाँ पे जो सराउंडिंग आइटम होते हैं उसका डिफरेंस लोन पेयर है। तो इस मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर है। अब वो एक लोन पेयर प्लेन में रखा जाएगा या एक्सियल पोजीशन पर रखा जाएगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इस नंबर के ऑड और इवन होने पे डिपेंड करता है। इफ दिस नंबर इज ऑड, तो आप बताइए कहां रखा जाएगा लोन पेयर? प्लेन में। इक्वेटोरियल प्लेन का पोजीशन, प्लेन में रखा जाएगा। पर्टिकुलर पोजीशन पे ऊपर नीचे नहीं रखा जाएगा, प्लेन में रखा जाएगा। अब आप खुद सोचिए, ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स पे एक प्लेन में एक लोन पेयर लगा दें तो क्या बचेगा? देखो मान लो एक ट्रायंगल है, उसके किसी भी एक वर्टेक्स पे हमने लोन पेयर लगा दिया और बाकी के एक फ्लोरीन यहां बना दिया, एक फ्लोरीन यहां, एक ऊपर एक नीचे। तो अब आप इस शेप को रिकॉग्नाइज करो, हम बीएससी थ्योरी में सब पढ़ चुके हैं ये। दिस शेप इज सीसॉ। तो देखिए, आप अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे ना तो आप शेप भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं ये सब ज्योमेट्री। आप सबसे पहले इस वैल्यू का और इस सराउंडिंग आइटम्स का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, उससे आपको लोन पेयर पता चल जाएगा। फिर आपको वो लोन पेयर प्लेन में लगाना है या एक्सियल पोजीशन पे, या इस नंबर के ऑर्डर इवन होने से पता चल जाएगा। और एक बार आप लोन पेयर लगा लेंगे तो कौन सी शेप आएगी, वो सारी शेप्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उन्हीं में से कोई आएगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये नोट करिए। करा नोट? यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब देखिए, ये तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना आ गया। लेकिन अब हम इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे कंपाउंड्स पे अप्लाई करेंगे जो कंपाउंड्स मल्टी एटॉमिक होते हैं या जिन पे चार्ज होता है। जैसे लेट अस सॉल्व दिस फॉर्मूला ओवर ICl4 नेगेटिव। आप लोग एक बार खुद सॉल्व करो और मुझे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो बताइए। ICl4 नेगेटिव, राइट। सर इसका आ रहा है 5। 5 आ रहा है रोहित आपका? यस सर। ओके, सबका 5 आ रहा है रिजल्ट? यस सर। जो हाइब्रिडेशन फॉर्मूले की वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है। सर 6। टेल मी एवरीबॉडी, क्या आ रही है? फिर कर रहे हो अभी? करो अभिराज। आकांक्षा, सुमित, परिणीत,
रिजल्ट बताइए क्या आ रहा है। दो दो वैल्यूज कैसे आ सकती हैं प्रिया? देखो, आप इसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की वैल्यू 5 आ रही है। आ रही है 5? क्या आ रही है? 2। बताइए कैसे करा? हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लिए? आयोडीन इज एन हैलोजन और हैलोजन्स के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी हैलोजन के पास 7 होते हैं। हम ये नहीं देख रहे कि उसे कितने और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उसके पास ऑलरेडी कितने हैं। हैलोजन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होती है ना। देखिए, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवर आयोडीन है 7 लिए थे आप सब लोगों ने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सराउंडिंग मोनोवेलेंट कितने लिए? 4. 4। चार्ज में मिस्टेक करी होगी आप लोगों ने। चार्ज यहाँ पे माइनस है तो आप देखेंगे +1। ये इंपॉर्टेंट है। अगर माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। लेकिन इसको कॉन्सेप्ट समझिए, रटिए मत। आप एक बार फिर से मुझे बताओ, सब लोग बोर्ड पे देखो मेरी तरफ। ये 7 क्या चीज है? दीज आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 क्या चीज है? कि वैसे आप सराउंडिंग एटम गिन रहे हो, लेकिन बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि 4 क्लोरीन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आए होंगे। तो बेसिकली ये क्या है जो हम ऐड कर रहे हैं? दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि 7 इलेक्ट्रॉन आयोडीन के थे, 4 क्लोरीन ले आया। अब आप खुद सोचो, अगर किसी में माइनस चार्ज है तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया हुआ है ना उस पे, तो वी विल ऐड दैट इलेक्ट्रॉन ना। अगर किसी चीज पे पॉजिटिव होता तो मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देते, क्योंकि हम ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। सही है? सो दैट्स व्हाई अगर चार्ज माइनस में है तो हम प्लस कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आए। गेट इट? ठीक है, तो अब देखिए 7 + 4 11 + 1 12 डिवाइड बाय 2 बिकम्स 6। ये हो जाएगा sp3d2। और sp3d2 के कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री क्या होगी? स्क्वायर बाय पिरामिडल। लेकिन यहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है 6, जबकि सराउंडिंग में बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं हमें 4। तो लोन पेयर कितने होंगे? 2. बॉन्ड पेयर होंगे 4 और लोन पेयर होंगे 2। अब सिंस 6 इज एन इवन नंबर, तो लोन पेयर कहां रखे जाएंगे? एक्सियल पोजीशंस पे, परपेंडिकुलर पोजीशंस पे। तो आप खुद सोचो, आपके माइंड में इमेजिन हो गया होगा कि शेप क्या बचेगी? Square स्क्वायर bipyramidal. प्लेनर। प्लेनर ना ऊपर पिरामिड बन पाएगा ना नीचे पिरामिड बन पाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे तो लोन पेयर लगा दिया आपने। तो प्लेनर रह गया ना, स्क्वायर प्लेनर। ICl4। अभी आप देखिए, पहले बनाने से पहले एक चीज और करनी है इसमें। ICl4 के ऊपर नेगेटिव भी तो था। तो वो जो आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना, इसमें या तो आप दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे पूरे मॉलिक्यूल को ब्रैकेट में कर दीजिए और यहाँ पे एक नेगेटिव देना। एक तरीका तो है, वेरी सिंपल कन्वेंशनल मेथड। लेकिन एक दूसरा, एक मॉडिफाइड तरीका, एक शॉर्टकट ये भी होता है कि रेदर देन ड्रॉइंग द होल ब्रैकेट, हम सिर्फ ब्रैकेट का एक छोटा सा फ्रेम बना देते हैं और यहाँ पे माइनस दिखा। अब ये मानते हैं पूरा ब्रैकेट ही, एक शॉर्टकट है। ठीक है, आप पूरा ब्रैकेट भी बना सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा नीट एंड क्लीन रहता है और मतलब भी समझ में आ जाता है कि हाँ ये भी ब्रैकेट ही। तो इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक नेट नेगेटिव चार्ज। सही है? सो लास्ट में स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो मॉलिक्यूल पे चार्ज है वो जरूर दिखाना है अपने ब्रैकेट के बाद। सो गॉट इट? नोट करिए इसे। सर ये पॉजिटिव कैसे हुआ, एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। Yes, sir. देखो मुझे भी नहीं है. देखो एक बार फिर से सुनो। ये जो हमने ऐड करे हैं ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करे। हमने कहा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवर सेंट्रल, यानी कि आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। 4 क्लोरीन आए तो 4 क्लोरीन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करने के लिए लाए होंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास थे, 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले आया। और माइनस का मतलब है नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब किसी चीज पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया हुआ होता है। जब कोई चीज एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव का मतलब है इस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना। अगर पॉजिटिव होता मान लीजिए इस पे, तो पॉजिटिव का मतलब है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हुआ है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सही है? दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाट वी आर एडिंग। बताइए रोहित और किसने पूछा था, सबको समझ में आया ये हमने क्यों करा? यस सर. ड्रॉ करिए। पर फॉर्मूले में तो वो है ना,
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो सर वहां पे वो आना चाहिए जी। तो क्या आना चाहिए? सर वहाँ फॉर्मूले में तो लिखा है चार्ज, वो सर यहाँ पे हमें हाँ तो ये वो चार्ज ही लिखना तो है, है। ये चार्ज ही हाँ तो है सर जो यहाँ हमने पे आइडियल चार्ज है वो माइनस। नेगेटिव, हाँ माइनस। हाँ तो सर यहाँ पे भी तो माइनस, तो यहाँ आपने यहाँ पे दी इलेक्ट्रॉन सर ये अरे ये चार्ज, इलेक्ट्रॉन और चार्ज में कोई अंतर थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो चार्ज आ रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो मतलब -1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन तो -2 चार्ज। आप बताइए क्या लिखना चाहिए हमें? सर मेरे हिसाब से ऐसे तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव वाला। सराउंडिंग एटम्स लिखे हैं, ऐसे तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम लिखे हैं, लेकिन हम उन एटम के इलेक्ट्रॉन गिन रहे हैं ना, एटम थोड़ी ना गिन रहे हैं। अगर हाँ 4 क्लोरीन आ रहे हैं तो 4 अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए ला रहे हैं। हाँ इस तरह के। ओके, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सबको समझ में आया अभी? लेकिन अभी सब कुछ समझ में नहीं आया आपको, अभी बहुत सारे वेरिंग एग्जांपल्स हमें करने हैं, डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स। एक चार्ज स्पीशीज करवाता हूं मैं, CO3 2 नेगेटिव। अपने आप करो, फॉर्मूला अप्लाई कर एंड टेल मी कि हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूले का रिजल्ट क्या आ रहा है। जो लोग ऑनलाइन है वो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूले का जो भी रिजल्ट आ रहा है मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजें। CO3 2 नेगेटिव पे अप्लाई द हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला, टेल मी द रिजल्ट। दक्ष, दक्ष, यस सर। दक्ष आपने ये पढ़ा हुआ है पहले टॉपिक, अपने स्कूल में चैप्टर पढ़ा हुआ है ना ये? जी तो आप लोग को, आपको हाइब्रिडाइजेशन तो आती होगी, जो प्रीवियस टॉपिक आपका छूटा हुआ है। सर इतने अच्छे से नहीं आती बट आती है थोड़ी। ये समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? ये आ रहा है। ठीक है, CO3 2 नेगेटिव पे हाइब्रिडेशन फॉर्मूला अप्लाई करके बताइए क्या आया। क्या आप लोग चैट बॉक्स में इससे आंसर नहीं भेज रहे क्योंकि आप लोगों का फ्रैक्शनल आंसर आ रहा है? किस किस का आंसर Yes. फ्रैक्शन में आ रहा है? यस सर, सर मेरा सर मेरा मेरा आपका नहीं आ रहा फ्रैक्शन में? सर 4.5 आ रहा है। सभी लोगों का फ्रैक्शन। देखिए देखिए ठीक है, 9/2 या 4.5 इज द सेम थिंग। देखिए ऑब्वियसली उन लोगों का फ्रैक्शन में आएगा जिन्होंने अभी तक अपने स्कूल में भी नहीं पढ़ा, आज पहली बार मेरे से ही पढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओवर कार्बन कितने लिए? 4 लिए कि नहीं लिए? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के पास। नंबर ऑफ सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम्स कितने लिए? आप सब लोगों ने अगर 3 लिए तो मेरी बात सुनिए, नंबर ऑफ सराउंडिंग मोनोवैलेंट वर्ड पे भी ध्यान दे रहे हो या नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम पे ही ध्यान दे रहे हो कि जो भी सराउंडिंग में गिन के लिख दो, या मोनोवैलेंट पे भी ध्यान दे रहे हो? मोनोवैलेंट का मतलब समझते हैं आप? मोनोवैलेंट एटम मतलब जिनकी वैलेंसी 1 होती है, मोनोवैलेंट 1 वैलेंसी वाले, यानी कि जो एक बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन को देखा है कभी भी? किसी भी कंपाउंड में देख लेना, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाते हैं, कभी भी आप देख लो। वाटर ही देख लो, वाटर में भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मोनोवैलेंट एटम्स गिनने हैं सराउंडिंग के। अगर कोई डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट या मल्टीवैलेंट एटम है तो जीरो कर देना, इग्नोर कर देना। यू आर जस्ट सपोज टू काउंट द मोनोवैलेंट एटम्स, ओके? लेकिन अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से मोनोवैलेंट है? आ रहे किसी के माइंड में? पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट है, किसी के माइंड में आ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन से मोनोवैलेंट है, कौन से डाइवैलेंट है? ये क्वेश्चन किसी के माइंड में है? ये मालूम है कौन सी मोनोवैलेंट है? देखो इट इज वेरी सिंपल, उस पर आईडी की जरूरत ही नहीं। पूरे पीरियोडिक टेबल में, इन होल पीरियोडिक टेबल, सिर्फ 5 नॉन मेटल ऐसे होते हैं। हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, मेटल तो आएंगे ही नहीं। 5 नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो मोनोवैलेंट होते हैं, एंड आई थिंक 5 तो आप याद रख ही सकते हो, ठीक है? अब आपको 5 भी याद रखने की जरूरत नहीं है, 2 बताऊंगा मैं, उन 2 में ही 5 आ जाएंगे।
एक तो हैलोजन्स और एक हाइड्रोजन। 4 हैलोजन होती है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और हाइड्रोजन। बस ये मोनोवेलेंट होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड बनाने वाले होते हैं। इसके अलावा सब कोई डाइवेलेंट होता है, कोई ट्राइवेलेंट होता है। तो हैलोजन और हाइड्रोजन अगर होगा सराउंडिंग में तो आप गिनोगे, वरना आप जीरो ले। तो दिस इज वेरी सिंपल, इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रेशर भी आपको माइंड में रखने की जरूरत नहीं है कि कैसे याद रखेंगे, याद हो गए होंगे। हाइड्रोजन और हैलोजन होंगे तो गिनोगे, अदरवाइज आप नहीं गिनोगे। सो आपको यहाँ पे लेना था जीरो। सराउंडिंग मोनोवेलेंट में, मोनोवेलेंट है ही नहीं, यहाँ पे डाइवेलेंट है तो हमने जीरो ले लिया। चार्ज में आप लेंगे +2, क्योंकि माइनस है तो प्लस ले लेते हैं। तो वैल्यू क्या आ रही है? 3 इंप्लाइज sp2। sp2 के कोरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री क्या होती थी बताओ? डायगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा ये बताइए, क्या यहाँ पे कोई लोन पेयर होगा? नो सर। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जितनी वैल्यू आ रही है और जितने सराउंडिंग आइटम्स है उनका डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 3 आ रही है और सराउंडिंग आइटम भी 3 है। अब की बार सराउंडिंग आइटम डिसाइड करते वक्त मोनोवेलेंट नहीं देख, मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट के हिसाब से नहीं देखना जब आप लोन पेयर दिखाओगे, ठीक है? 3 वैल्यू आ रही है और 3 ही सराउंडिंग आइटम है, इसका मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड बनने वाले हैं। तो ज्योमेट्री और शेप भी यही है, बस इसे ड्रॉ कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखते जाइए, बाद में करिएगा। ट्राइगोनल प्लेनर तो मालूम है ना कैसे बनता है? ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस पे देखो, कार्बन पे क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है तो डबल बॉन्ड से बनाना, सिंगल से मत बनाना। लेकिन देख लो पहले, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन डबल से बनेगा, बाकी दोनों सिंगल से बनेंगे, ठीक है? अब ऐसा क्यों, बाकी दोनों सिंगल से क्यों बने? देखो एक्चुअली ये जो मॉलिक्यूल है ना CO3 नेगेटिव, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सम अदर मॉलिक्यूल। ये एक पूरे किसी आयनिक कंपाउंड का एक छोटा सा पार्ट है। ये ओरिजिनली था आयनिक नहीं कोवलेंट, ये ओरिजिनली था H2CO3। सुना है आप लोगों ने कार्बोनिक एसिड, पढ़ा है ना कार्बोनिक एसिड के बारे में, H2CO3। और क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है कि एसिड इज अ सब्सटेंस दैट फर्निश H पॉजिटिव आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। एसिड वो होते हैं जो H+ दे देते हैं। तो आप देखिए, अगर यहां से एक H+ निकलेगा तो H+ निकलने का मतलब है अपने इलेक्ट्रॉन पीछे ही छोड़ जाएगा, सही है? तो H निकल के चला गया होगा लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन पीछे ही छोड़ गया होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। यहां से भी H+ निकल के चला गया होगा लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन पीछे ही छोड़ गया होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। तो ये समझ लीजिए कि जितना नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है ना, उतने ऑक्सीजन आपको सिंगल बॉन्ड से बनाने, क्योंकि उतने ऑक्सीजन पे से हाइड्रोजन निकल के गया हुआ है। उनकी भी वैलेंसी 2 ही थी पहले, लेकिन इस समय 1 दिख रही है आपको, क्योंकि एक वैलेंसी हाइड्रोजन ने तोड़ रखी है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? 3 ऑक्सीजन है लेकिन हमें 2 नेगेटिव चार्ज भी दिख रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब 3 में से 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी, एक की पूरी होगी। तो एक डबल बॉन्ड से बना दिया, 2 सिंगल बॉन्ड से बना दिए, और जो सिंगल बॉन्ड से बना है उन्हीं पे नेगेटिव दिखा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? अभी मैं और एग्जांपल कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब देखो, इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी दिखा सकते हो, या तो ऐसे बना लो, या फिर आप इसे ऐसे ना दिखा के ब्रैकेट के ऊपर 2 नेगेटिव दिखा दो, तो सेम। यहाँ पे मत दिखाओ, यहाँ दिखा दो, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे 2 नेगेटिव, दोनों एक ही बात है, आइदर वी कैन ड्रॉ। सही है? तो अभी मैं वैसे ही बना देता हूँ, ये आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो इसे नोट करिए और बताइए यहां तक की एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट? सर अगर ट्राइवेलेंट आए तो आप ट्रिपल बॉन्ड ले लोगे? अगर कोई ट्राइवेलेंट एटम होगा तो ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा वो, जैसे नाइट्रोजन होता तो है। फिर वो हमें याद रखना पड़ेगा, मतलब वो ट्राइवेलेंट बना। आपको कुछ नहीं याद रखना पड़ेगा, जो एग्जांपल्स मैं करवाऊंगा ना बस वही एग्जांपल्स आपको करने हैं। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ जाएगा आपको, जो आपके सिलेबस में है वो सब मैं करवाऊंगा, उसके अलावा कुछ बाहर से नहीं आएगा। तो आप थोड़ा सा नेगेटिव मत सोचा करो कि अगर वो आ गया तो हम कैसे करेंगे, अगर इससे अलग आ गया तो हम कैसे करेंगे। इतना क्यों सोचते हो? सब कुछ करवाऊंगा, जो आएगा वो सब करवाऊंगा मैं आपको। करा नोट? देखिए, लेट मी चेक कि आपको समझ में आया कि बिल्कुल ऐसा ही एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, वो सब कुछ खुद करना है। उसकी शेप, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर भी आप सब खुद ही बनाएंगे, मैं बाद में बताऊंगा आपको। SO4 नेगेटिव सल्फेट आयन, जरा ट्राई करो खुद सब कुछ।
सबका एच फॉर्मूले का रिजल्ट तो सही आया होगा, सबकी वैल्यू 4 आ रही है एवरीबॉडी? यस सर। तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूला तो सही तरह से अप्लाई करना आ गया। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग मोनोवैलेंट आइटम 0 और चार्ज +2, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2 बिकम्स 4 और 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और sp3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। अच्छा, दूसरी चीज आपको ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे वैल्यू भी 4 आ रही है और सराउंडिंग आइटम्स भी 4 हैं, तो कोई लोन पेयर भी नहीं होगा, शेप एंड ज्योमेट्री सेम होगी। कितने ऑक्सीजन सिंगल से और कितने डबल से बनाए? ड्रॉ कर लिया स्ट्रक्चर या नहीं? ड्रॉ करो स्ट्रक्चर, ड्रॉ करो। 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। सब हाँ बना लो, पहले सब लोग बनाओ। टेट्राहेड्रल तो बनाना आ गया होगा ना? इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करो कॉपी। सब लोग कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए कॉपी, एक ट्राइपॉड की तरह। देखें, किसी भी दो ऑक्सीजन को आप सिंगल से दिखा सकते हो, ऐसा नहीं कि इन दोनों को डबल से दिखाया मैंने, इन दोनों को डबल से दिखा देते या इन दोनों को डबल से दिखा देते, किसी भी दो को डबल से, दो को सिंगल से। और ये आप ये नेगेटिव आप ब्रैकेट के ऊपर 2 नेगेटिव करके भी लिख सकते। सो दिस इज द सल्फेट आयन जो जनरेट हुआ था H2SO4 से, यहाँ पे H लगे हुए थे, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड था H2SO4, दोनों H+ निकल गए तो सल्फेट आयन पीछे रह गए। तो आ रहा है ना आयंस वाली चीजें समझ में? ये आप एक्सपैंडेड मेथड से, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट से नहीं कर पाओगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये फॉर्मूले से ही करनी पड़ती है, ठीक है? सर इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ, सर इसमें आपको सर ये कैसे पता चला कि सिंगल बॉन्ड दो पे और दो नेगेटिव चार्ज है ना, एक मैंने अभी आपको पिछले केस में यही तो बताया था, इफ देयर इज 2 नेगेटिव चार्ज, तो आप समझ जाइए कि 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी। हर एक ऑक्सीजन पे से जब H+ निकल के जाता है तो एक नेगेटिव रह जाता है तो यहाँ पे 2 नेगेटिव है, तो हम समझ गए 4 में से 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है। ओके ठीक है? और सर आपने कहा कि ये H2SO4 का पार्ट है। सर ये मतलब H2SO4 का पार्ट है, क्योंकि ये एक एक वैलेंसी यहाँ से इनकम्प्लीट है ना H2SO4। हम कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, आयनिक कंपाउंड तो पढ़ नहीं रहे। वरना तो कोई आयनिक कंपाउंड जैसे Na2SO4 ऐसे भी हो सकता था, लेकिन हम आयनिक कंपाउंड्स नहीं पढ़ रहे, कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं H2SO4 का एग्जांपल दूंगा। अब एक और एग्जांपल करिए आप सब। XeOF4 करो, सब लोग खुद करो। Xenon is the central atom. करा? दीक्षा शर्मा बताइए क्या रिजल्ट आया हाइब्रिडेशन फॉर्मूले का?
दीक्षा, अक्षिता, और 6. 6 आया। सबका 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। देखिए, हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ xenon 8 ही लिया है ना सबने। नोबल गैस है, नोबल गैसेस के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सराउंडिंग मोनोवैलेंट ना ऑक्सीजन को नहीं गिनेंगे लेकिन फ्लोरीन को तो गिनेंगे। तो 4 फ्लोरीन और चार्ज है 0। सो दिस इज 12 डिवाइड बाय 2 बिकम्स 6 और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग होगी sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री होगी स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा अलीशा, आप मुझे बताइए कि इस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर होंगे? अलीशा, Yes, sir. Sir, 6 bond pair, 5 bond pair, 1 lone pair. 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सराउंडिंग में 5 एलिमेंट्स हैं, एक ऑक्सीजन है, 4 फ्लोरीन है, इसका मतलब 5 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। सो 1 बॉन्ड पेयर एंड 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। अब वो 1 लोन पेयर, अर्नव, वो 1 लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे रखा जाएगा या प्लेन में? अर्नव चौधरी, वो एक्सियल पोजीशन पे रखा जाएगा बिकॉज 6 इज एन इवन नंबर। तो आप देखिए, यहां पे xenon बनाया, 4 कॉर्नर पे 4 फ्लोरीन बना देते हैं, ऊपर या नीचे कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड O बना देते हैं और एक लोन पेयर लगा देते हैं। तो कृपया बताइए शेप क्या होगी? Just 7 seconds, please. आमेश माथुर, आप बताइए शेप क्या होगी? जिज्ञासा, आप बताओ। कि जिन लोगों के मैं नाम लेता हूं वो लोग कभी रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते? जिज्ञासा, अमेश, क्लास में नहीं हो आप लोग? माधव, सर स्क्वायर बाय पिरामिडल। शेप पूछ रहा हूं, शेप। डिस्टॉर्टेड माधव, एक तरफ लोन पेयर है तो एक तरफ तो पिरामिड बनेगा ही नहीं ना, एक ही तरफ पिरामिड बनेगा। हाँ सर। तो शेप क्या होगी? स्क्वायर पिरामिडल। हाँ सर, बिल्कुल समझ गया। बाय पिरामिडल होनी चाहिए थी, लेकिन एक तरफ लोन पेयर नहीं है, एक ही तरफ एक तरफ लोन पेयर, एक ही तरफ बॉन्ड है, तो स्क्वायर पिरामिडल। बताइए ये किसको किसको नहीं समझ में आया स्क्वायर पिरामिडल कैसे होगी? डाउट है किसी को? है डाउट? तो आपको फिर ये भी डाउट होगा कि स्क्वायर बाय पिरामिडल क्यों बोलते हैं इसे? स्क्वायर इस ज्योमेट्री को जैसे SF6 था, बताओ मुझे खुशी, ये SF6 में ये 4 बॉन्ड यहां बन रहे थे, एक ऊपर एक नीचे बन रहा, इस शेप को स्क्वायर पिरामिडल क्यों बोलते, स्क्वायर बाय पिरामिडल क्यों बोलते थे? क्योंकि इसके ऊपर भी एक और नीचे भी एक पिरामिड होता है। देखो ये वाला फ्लोरीन है ना, ये प्रैक्टिकली यहाँ पे है बोर्ड के बाहर ऐसे, और मैंने आपको बताया था अगर हम इन चारों कॉर्नर से इसे कनेक्ट कर दो तो एक पिरामिड बनेगा, और एक पीछे वाला फ्लोरीन पीछे से भी बनाएगा, तो ऊपर और पीछे दो तरफ पिरामिड बन रहा है ना। लेकिन अगर एक तरफ बॉन्ड ही नहीं है तो उस तरफ तो पिरामिड नहीं बनेगा ना फिर, सही है? इधर तो पिरामिड बनेगा ही नहीं, ऊपर ऊपर बनेगा बस पिरामिड। सो स्क्वायर पिरामिड, एक तरफ का पिरामिड खत्म हो गया। ठीक है, सबको समझ में आया? सो सब लोगों को क्लियर है ये, इससे रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है? ड्रॉ कर लिया सब कुछ? एक लास्ट, हाँ कोई डाउट? एक लास्ट एग्जांपल, XeO2F2, दिस इज द लास्ट केस, इसके बाद फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। XeO2F2। Excuse me, sir. Yes.
सर जो अभी जो सर आप डायग्राम बनाए थे सर, उसमें अगर ओ को हम एफ की जगह रिप्लेस कर देते तो सर वो हो सकता था वैसे? नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ उसका रीजन बता रहा हूँ प्रिया। अब बाकी सब लोग भी देख लो उसका। प्रिया का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो डबल बॉन्ड ओ है, क्या हम ये अंदर बना सकते हैं किसी एक कॉर्नर पे और एक फ्लोरीन को बाहर लगा सकते हैं? मतलब हम 5 बॉन्ड बना रहे हैं, तो हाउ विल वी डिसाइड कि चारों फ्लोरीन अंदर रहेंगे या 3 फ्लोरीन अंदर, एक ऑक्सीजन अंदर रख दें और एक फ्लोरीन बाहर बना दें? तो देखिए सिमेट्री भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी। अगर अभी तो आपको एक सिमेट्रिकल पैटर्न दिख रहा है कि चारों एक जैसे फ्लोरीन हमने 4 कॉर्नर पे लगा दिए, ऑक्सीजन जो डायवेलेंट था उन्हें बाहर निकाल दिया। लेकिन आप इमेजिन करो प्रिया कि अगर हम 3 फ्लोरीन को अंदर लगाएं और एक फ्लोरीन को बाहर रख दें, एक ऑक्सीजन को अंदर रख दें, तो बड़ा अनसिमेट्रिकल सा पैटर्न हो जाएगा ना। सो वी हैव टू मेंटेन द सिमेट्री बिकॉज़ सिमेट्री काउंट्स फॉर स्टेबिलिटी। ओके प्रिया? यस सर। XeO2NF2 करिए, XeO2F2। राग्या, रितिका, कुलादित्य, आप बताएंगे मुझे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है H फॉर्मूले का? सर 5। राग्या दोबारा बोलिए। सर 5। 5. Okay, let us solve it. Number of valence electron was xenon 8. Surrounding monovalent में ऑक्सीजन काउंट नहीं करेंगे लेकिन 2 फ्लोरीन काउंट करेंगे and the charge is 0. बिल्कुल सही बताया। The result is 5. 5 corresponds to sp3d hybridization and इस hybridization के corresponding geometry होती है trigonal bipyramidal। तेजल आप बताइए कि इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं? तेजल, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। बोलिए तेजल, यू आर नॉट ऑडिबल। परिणीत आप बताओ नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नहीं परिणीत, यू आर नॉट ऑडिबल। सबका माइक खराब हो रहा है आज। अंश आप बताइए। सर कौन है? बोलिए आदित्य। ना सर, 1 lone pair and 4 bond pair। 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग एटम 5 है, वैल्यू 5 आ रही है लेकिन सराउंडिंग एटम 4 है, तो इट इंप्लाइज लोन पेयर यहाँ पे 1 होगा। और वो एक लोन पेयर, अभिनव, वो एक लोन पेयर प्लेन में रखें या एग्जिट पोजीशन पे? प्लेन। वो एक लोन पेयर बिल्कुल प्लेन में रखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करा आप लोगों ने? पहले बताओ, आपने करा? कर लो, पहले आप करो फिर मैं करूँ। सब लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, शेप भी बताओ। कर लिया? करो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो सब लोग। सर 1 सेकंड रुको, पहले मैं स्ट्रक्चर बना दूं। देखते हैं कि आप में से किसी ने सही बनाया है या नहीं। This will be the structure. अब आप में से कुछ लोग मुझसे डाउट पूछेंगे। पहले बताइए स्ट्रक्चर बनाया? अब है डाउट आपके माइंड में कुछ? यस क्या डाउट है? सर, ऑक्सीजन को फ्लोरीन की जगह पे रखें। हाउ विल वी डिसाइड कि किसको कहाँ रखें? ऑक्सीजन को अंदर रखें, फ्लोरीन को बाहर रखें, या फ्लोरीन को अंदर ऑक्सीजन को बाहर, या एक अंदर एक बाहर रख लेते हैं? ठीक है, ये सब कैसे डिसाइड होता है वो मैं बताता हूँ। पहले बना लिया ना सबने? ड्रॉ करा? देखो ध्यान से सुनो। कैन एनीबडी टेल मी
कि इस समय, ध्यान से सुना, सभी बताइएगा मुझे आंसर, तभी समझ में आएगा आपको। कैन एनीबॉडी टेल मी इस समय फ्लोरीन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन कितने बचे होंगे? फ्लोरीन इज अ हैलोजन, हैलोजन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे, एक उसने शेयर कर रखा है, तो फ्री कितने बचे होंगे? 6। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 7 में से एक ही तो बॉन्ड बना रखा है उसने, तो 3 लोन पेयर होंगे इसके पास, ऐसे इसके पास भी होंगे। अच्छा, अब ऑक्सीजन के लिए बताइए, ऑक्सीजन के पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 बॉन्ड बना रखे हैं उसने। 6 फ्री 6 कैसे होंगे? 6 तो टोटल होते हैं उसके पास, उस टोटल में 6 में से उसने 2 शेयर कर लिए, तो 4 होंगे, यानी कि 2 लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर, फ्लोरीन के पास है 3 लोन पेयर। ऑक्सीजन के बीच में कितना एंगल है? 120। 120 फ्लोरीन के बीच में 180। आपको याद होगा लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा स्ट्रांग होता था, यस सर। ये याद है? तो हमने सोचा कि जिन एलिमेंट्स के पास ज्यादा लोन पेयर हैं उन्हें रखा जाए ज्यादा दूर, और जिनके पास कम लोन पेयर है उन्हें रखा जाए पास, क्योंकि अगर ज्यादा लोन पेयर वालों को पास रख लिया तो रिपल्शन ज्यादा हो जाए। समझ रहे हैं? सो द एलिमेंट व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ लोन पेयर हैव टू बी केप्ट एट अ ग्रेटर एंगल। ठीक है, तो दैट्स व्हाई फ्लोरीन को फ्लोरीन से बहुत दूर रखा गया। ऑक्सीजन को हमने रेडियली पास रख लिया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कम लोन पेयर है, वो रिपल्शन कॉज नहीं करेगा, फ्लोरीन ज्यादा रिपल्शन कॉज कर सकता है। अब बताइए शेप क्या होगी? ये सीसॉ। शेप होगी सीसॉ। सो सारी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? एक बार CO3 माइनस का स्ट्रक्चर एक बार वापस बता दीजिए। किसका? CO3 आपने ड्रॉ नहीं करा था? नो सर, वो छूट गया था। CO3 2 नेगेटिव, ये था ना? हाँ बस सर, एक डबल बॉन्ड O, 2 सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन और दोनों पे नेगेटिव, ट्रायगोनल प्लेनर। चलिए देखिए, आफ्टर दिस हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक पूरा कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेंडेड मेथड भी देख लिया और शॉर्टकट भी देख लिया। अब आपके सामने चाहे कोई मल्टी एटॉमिक सिस्टम आ जाए, कोई चार्ज स्पीशीज आ जाए, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल, आप कर लो, और आएंगे इनमें से कोई। मैंने सारे एग्जांपल पॉसिबल करवा दिए, इसके अलावा कोई और एग्जांपल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं ना, वो एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक जो ना सिर्फ आपको इस चैप्टर में करवाया जाएगा, ये जो इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है ना, दिस बिलोंग्स टू फिजिकल केमिस्ट्री। आपको पता है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पहले दिन जब आप शायद मेरे पास आए होंगे तो मैंने बताया होगा केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेस होती हैं मेनली, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन ये जो टॉपिक है ना जो मैं करवाने जा रहा हूं, ये फिजिकल केमिस्ट्री में तो पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस। ये ऑर्गेनिक में भी पढ़ाया जाएगा, ऑर्गेनिक भी इस बार आपके टर्म 1 के सिलेबस में जो ऑर्गेनिक पार्ट आ रहा है उसमें है, ये हम करेंगे, और इस चैप्टर में तो करेंगे। रेजोनेंस। अच्छा चलिए, रेजोनेंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेरे को तो टाइम का तब पता चलता है जब मैं देखता हूँ 6-7 बच्चे छोड़ के चले गए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। So